वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी के अंतर्गत। और एडीपीओ आप देखोगे कि आपके जो भी प्रोसिक्यूटर बैच है, जहाँ भी जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह एपीओ हो, एपीपी, एडीए एंड एडीपीओ के जो एग्ज़ाम है, उसके अंतर्गत जो आपका एमपी आता है, उसके संदर्भ में ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जिसमें पहली क्लास कल स्टार्ट हुई थी और आज ये इसकी दूसरी क्लास है, लेक्चर नंबर 2 इसलिए लिखा हुआ है। सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है। एमपी जीके हमारा यहाँ पे आपको लेक्चर देखने को मिल रहा है। टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन एंड पार्टीशन ऑफ एमपी। ठीक है, तो मैं अगेन अपना परिचय फिर से दे देता हूँ क्योंकि क्लासेज हमारी नई ही स्टार्ट हुई हैं। तो मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आपको यहाँ एमपी जीके पढ़ाने वाला हूँ और निरंतर इस क्षेत्र में मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 11 वर्ष से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सभी लोगों का स्वागत है और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना ये सेशन। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा टॉपिक लिखा है, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम जो दूसरा टॉपिक उठाएंगे यहाँ, वो है मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन। तो मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन, मैंने कल बस आपको ये बताया था कि भैया मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के तौर पे हुआ था। यहाँ पर हम इसका फॉर्मेशन एंड पार्टीशन देखने वाले हैं। फॉर्मेशन एंड पार्टीशन ऑफ एमपी। तो मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन के संदर्भ में हम यहाँ पे इसको कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार सभी को, नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ये फॉर्मेशन एंड पार्टीशन ऑफ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के इस टॉपिक के अंतर्गत वैसे तो मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश की धरती जो है बहुत पुरानी है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय की ये धरती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गठन के तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था एक राज्य के तौर पे, वो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि जो गठन हुआ था बेटा वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 1956 को मध्य प्रदेश का एक स्टेट के तौर पे फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो इसके फॉर्मेशन और पार्टीशन से संबंधित हम इसका बैकग्राउंड सबसे पहले देखने वाले हैं कि किस प्रकार हुआ है ये मध्य प्रदेश का गठन। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन रूल कर रहे थे। मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत में किसका रूल हुआ करता था? तो अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, रूल किया है या शासन किया है। भारत व मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के ही मध्य में मैंने बताया था कल आपको कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पर वर्ष 1947 तक क्या था, 1947 तक अंग्रेजों का शासन था। और इसके बाद हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे या इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कि अंग्रेजों के समय कैसी व्यवस्था थी इस मध्य प्रदेश में। जैसा मैंने आपसे बोला था कि आप सभी मैप खरीद लीजिएगा और 55 जिले याद कर लीजिएगा इस मैप के, तो आपने किया होगा, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों का रूल हुआ करता था, जब अंग्रेज या ब्रिटिशर्स एमपी पर रूल कर रहे थे, उस समय की बात करते हैं सबसे पहले। तो अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश को में 2 प्रकार से शासन किया है। 2 प्रकार से शासन कैसे सर? आप पाएंगे, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र, और उस समय मध्य प्रदेश का इस प्रकार से मैप नहीं हुआ करता था। ये हमने गठन के पश्चात यहाँ पे इसको इस प्रकार देखा है। जबकि अगर हम देखें बेटा तो आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ करती थी। ये मध्य प्रदेश का मैप उस समय ऐसा नहीं था।
ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते थे, हमारे यहाँ पर गोंड जनजाति रहती है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। तो यहाँ पर गोंड ट्राइब रहा करती थी। तो यहाँ पर क्या कहलाता था, ये गोंड ट्राइब के रहने के कारण गोंडवाना कहलाता था। इसमें छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र और एमपी के कुछ हिस्से इसमें इंक्लूड किए गए थे और अंग्रेजों ने यहाँ पर डायरेक्ट रूल किया है या प्रत्यक्ष शासन करा है। डायरेक्ट रूल का मतलब होता है प्रत्यक्ष शासन या डायरेक्ट कंट्रोल। प्रत्यक्ष नियंत्रण में अंग्रेजों ने दो प्रकार से मध्य प्रदेश में शासन किया था, डायरेक्ट कंट्रोल और इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब प्रत्यक्ष नियंत्रण। सर कैसे? तो यहाँ पर इनने खुद का ही एक अधिकारी, जैसे आपने देखा होगा कि कोई सेना या फिर प्रशासनिक अधिकारी खुद अंग्रेज को बैठाया था, ठीक है। खुद अंग्रेज जहां सीधा शासन करते थे वो डायरेक्ट कंट्रोल कहलाता था। अवधेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इस मध्य प्रदेश के गठन के पहले यहाँ कौन रूल करते थे। तो यहाँ अंग्रेजों का शासन या ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। उस समय की कहानी है ये। तो मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि ये जो हिस्सा है इसमें कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ नीचे महाराष्ट्र स्टेट है, उसको इंक्लूड करके हमारी जहां आज गोंड जनजाति रहती है उसको उस समय गोंडवाना वाला क्षेत्र कहा जाता था। और गोंडवाना पर जो डायरेक्ट कंट्रोल था किसका, प्रत्यक्ष नियंत्रण जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, तो अंग्रेजों का। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश में, अगर हम एमपी में देखें तो एमपी में जो रूल किया है, एमपी क्योंकि हम एमपी जीके पढ़ रहे हैं, तो एमपी में दो प्रकार से रूल किया है अंग्रेजों ने। एक तो कौन सा है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन, दूसरा हमारा जो है इनडायरेक्ट। जो बचा एमपी है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करता था, ठीक है। अब प्रत्यक्ष नियंत्रण में था तो जैसा मैंने आपसे बोला कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें कुछ ये वाले क्षेत्र भी थे, जैसे सर जैसे विदर्भ पहले इस मध्य प्रदेश में आता था, आज महाराष्ट्र में नागपुर। यहां पर आप महाकौशल देखोगे जो आज का जबलपुर है, महाकौशल जो आज का क्या है बेटा, जबलपुर है। तो महाकौशल एंड जबलपुर रीजन, इंग्लिश वाले हैं आप तो बस ऐसे लिखना है आपको, महाकौशल, महाकौशल रीजन विच इज जो कि है क्या, जबलपुर। एंड इधर होता था हमारा और आज भी है छत्तीसगढ़। तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य तो था नहीं अंग्रेजों के समय, ठीक है, कोई भी राज्य नहीं थे एक्चुअल में। वहां देखें तो वहां पर प्रिंसली स्टेट या फिर रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में यहां आपको पता है मध्य प्रदेश का सागर जिला पड़ता है, तो सागर को इंक्लूड करा था इन्होंने। सागौर बोलते थे अंग्रेज इसको, अंग्रेज क्या बोलते थे, सागौर बोलते थे, क्योंकि कोई अंग्रेज बोलेगा सागर तो वो ऐसे ही बोलेगा सागौर, तो वो लोग सागौर कहते थे सागर को, इसी में इंक्लूड था। अच्छा, ये प्रत्यक्ष नियंत्रण या डायरेक्ट कंट्रोल जो एक तरीके से रूल किया है अंग्रेजों ने, तो इसका उन्होंने नाम क्या दिया था, इसका वो लोग नाम रखे थे अंग्रेज क्या, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत के नाम से, या सीपी शॉर्ट फॉर्म बोलते थे वो, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस या बोले तो सीपी के नाम से इसको जाना जाता था, मध्य प्रांत। तो इन्होंने नाम दिया था इसको मध्य प्रांत, ठीक है। अब मध्य प्रांत, इसमें बेरार रीजन या जिसको हम बोल सकते हैं बरार, बेरार या बरार क्षेत्र भी एक हुआ करता था जो हैदराबाद के अंतर्गत आया करता था उस समय, क्योंकि हम बात अंग्रेजों के जमाने की कर रहे हैं। तो एक बेरार रीजन भी इसमें था, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रांत एवं बेरार पड़ा था, ठीक है। तो मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, इसका क्या हुआ करता था बेटा, नाम हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये डायरेक्ट कंट्रोल में था अंग्रेजों के, जिसका इन्होंने कैपिटल प्रमुख रूप से किसको बनाया था भैया, तो यहाँ पे जो कैपिटल बनाया गया था इनके द्वारा वो नागपुर को बनाया गया था। ये इनका क्या हुआ करता था, कैपिटल ना बोल के हमें हेडक्वार्टर बोलते थे अंग्रेज लोग।
अंग्रेज लोग इसको क्या बोलते थे, हेड क्वार्टर बोले तो मुख्यालय। तो ये नागपुर है जो हमारा, नागपुर अंग्रेजों ने इस फर्स्ट पार्ट का मध्य प्रदेश के हिस्से को यहाँ हेड क्वार्टर या मुख्यालय अपना बनाया था। HQ का मतलब हेड क्वार्टर या मुख्यालय, ठीक है। तो इन्होंने अपना इसको क्या बनाया बेटा, मुख्यालय बनाया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। बता दें मुझे एक बार, दूसरा हिस्सा जो MP का बच रहा था, इसका नाम वो आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले हम इस फर्स्ट जो दो प्रकार में से एक प्रकार है, मैं यहाँ पे आपको उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, इसका गठन या इसका फॉर्मेशन अंग्रेजों ने कब किया, तो आप ध्यान दीजिएगा, आंसर है आपका 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 का टाइम होता है जब ब्रिटिश रूल MP एंड इंडिया में हुआ करता है। इस समय अंग्रेज क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं या गठन करते हैं, तो गठन करते हैं ये CP एंड बरार का, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो मध्य प्रांत एवं बरार का फॉर्मेशन अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल के तौर पे किया गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि महाकौशल जो कि जबलपुर वाला क्षेत्र है, ओवरऑल ये गोंडवाना, वैसे ज्यादा हिस्सा इसमें क्योंकि गोंड यहां पूरे में शासन करते थे। आज भी हमारी गोंड ट्राइब आप देखोगे तो इस मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। यहां पे हमारा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में इंक्लूड है। यहां पर महाकौशल का मतलब होता है जबलपुर रीजन, सागर जिसको अंग्रेज लोग सागौर नाम देते थे, और एक विदर्भ जो कि आज महाराष्ट्र में हमारा विदर्भ रीजन पड़ता है, वो विदर्भ इसमें हुआ करता था, विदर्भ। एंड इसमें होता था नागपुर। नागपुर को इन लोगों ने इस फर्स्ट का, क्योंकि दो ही प्रकार से अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश में रूल किया है, तो नाम दिया था इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। और इसका गठन फॉर्मेशन किया गया था इनके द्वारा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट इनने बनाया था अंग्रेजों ने, डायरेक्ट कंट्रोल वाला। डायरेक्ट मैं बता चुका हूं, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे अंग्रेज सीधे तौर पे अपना कोई अधिकारी खुद बैठाएंगे और खुद ही अपने शासन को संभालेंगे, वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो यहां पर हम देखेंगे वही क्षेत्र चीज लिखी है, यहां पे लिखा है बेटा, अंग्रेज प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस कमिश्नरी। कमिश्नरी का मतलब होता है, जैसे आप MP के रहने वाले हैं तो कमिश्नरी का मतलब होता है, इंदौर और भोपाल दो क्षेत्र आज भी क्या बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, कमिश्नरी। कमिश्नरी बन जाता है जब कोई क्षेत्र, आप लॉ या एडवोकेट हैं तो आपको पता होगा कि कमिश्नरी का मतलब क्या होता है। कमिश्नरी का मतलब होता है कि सीधा शासन प्रशासन कानून व्यवस्था सीधे आयुक्त या कमिश्नर होता है, जो जैसे इंदौर और भोपाल दो ही शहर आज प्रेजेंटली कमिश्नरी हैं, बिकॉज यहाँ पे क्राइम ज्यादा है। जहाँ क्राइम ज्यादा हो, इंदौर बड़ा शहर है, भोपाल बड़ा शहर है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी है MP का, है ना, तो इनमें क्राइम ज्यादा है। क्राइम ज्यादा है तो यहाँ पे डायरेक्ट जो कानून व्यवस्था या फिर लॉ से रिलेटेड चीजें हैं वो कमिश्नर के सीधे हाथ में। मतलब यहाँ जो कमिश्नर यहाँ का होगा, भोपाल और इंदौर का आयुक्त, वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे क्या हो गए, दंगे भड़क गए, कहीं पर कोई भी क्राइम या आतंक फैल गया, कुछ भी हो गया, वहां डायरेक्ट एक्शन, इनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। तो अंग्रेज जब डायरेक्ट रूल करेंगे या डायरेक्ट कंट्रोल में किसी क्षेत्र को रखेंगे, तो वो अंग्रेज क्या करते थे, तो यहाँ पर अत्याचार, एट्रोसिटीज बहुत जगह उन्होंने फैलाई, और आपको पता है कि किस प्रकार से उनने लोगों को प्रताड़ित किया। तो यहाँ पर ये इन लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया अंग्रेजों ने, और सीधे अपने अधिकारी को बैठा के, और जो कि कमिश्नर होता था वो देखता था, और कोई भी इसको वहां संदेह वाला आदमी लगता था कि ये गड़बड़ है, सीधा पकड़ के बिना बात किए जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र का गठन किया। 2 नवंबर 1861 ब्रिटिश एस्टैब्लिश द सेंट्रल प्रोविंस कमिश्नरेट एरिया एज देयर डायरेक्ट कंट्रोल एरिया। तो पहला रूल इस टाइप से अंग्रेजों ने किया।
यहां पर स्टार्टिंग में सिर्फ इन्होंने किसको, सेंट्रल प्रोविंस को ही बनाया था, इसमें उस समय बेरार नहीं आया था। अभी तक नाम इन्होंने दिया था सेंट्रल प्रोविंस, क्योंकि अंग्रेजों के दिए नाम है, अंग्रेज मध्य प्रांत भी होगा तो उसको सेंट्रल प्रोविंस ही बोल देंगे। अब यहां क्या होता है, आगे समय बीतता है, 24 अक्टूबर 1936 को इसमें बरार शामिल किया गया। जैसा मैंने बेटा बोला था कि बरार जो ये क्षेत्र है एक समय हैदराबाद के पास था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी रणनीतियों चालाकियों के तहत बरार को भी अपने इसी डायरेक्ट कंट्रोल वाले क्षेत्र में शामिल कर दिया। ठीक है, ऑन 24 अक्टूबर 1936 बेरार वॉज इंक्लूडेड इन इट। और अब नाम क्या हो जाएगा बेटा, आप सभी को पता है कि अब नाम क्या हो जाएगा, तो अब नाम हो जाएगा CPN बरार। अभी सब सेंट्रल प्रोविंस नाम है, अभी तक सेंट्रल प्रोविंस है। इसमें मैंने बताया आपको कि 24 अक्टूबर 1936 जब आता है, अंग्रेज अभी भी रूल कर रहे हैं भारत और मध्य प्रदेश पर, तो इस समय एक चीज और इंक्लूड करी जाती है इसमें, बेरार या बरार, जो आपको मैंने मेंशन किया है। और अब नया नाम देते हैं ये क्या, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। हेडक्वार्टर अभी भी आप देखोगे मुख्यालय तो नागपुर ही अभी भी इनका हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, नागपुर है, जैसा अपन ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में था। डायरेक्ट कंट्रोल के अलावा हम जो दूसरा क्षेत्र है इसको मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जब दूसरे तरीके से शासन कैसे किया इन्होंने, तो बेटा देखिए मैं दूसरा तरीका इनका बताता हूं रूल करने का। ये तो एक तो था प्रत्यक्ष नियंत्रण, दूसरा जो था बेटा वो था, दूसरा जो तरीका था अंग्रेजों के रूल करने का वो था अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। सर इसका मतलब, तो बेटा देखिए इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है मध्य प्रदेश और भारत में राजाओं ने भी शासन किया है, राजा रजवाड़े या अपन जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, स्टार्टिंग में लीज पर था, लेकिन उनने, मैंने जैसा बोला कि अपनी कूटनीति रणनीतियों के तहत उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ हैदराबाद में एक निजाम शासन, क्योंकि जैसे राजपूत शासक राजा कहलाते थे, वहाँ हैदराबाद में वो लोग निजाम कहलाते थे। तो स्टार्टिंग में लीज पे लिया था, लेकिन फिर इनने उनसे कूटनीति या जैसे मैंने बोला कि चाल के तहत इसको क्या कर लिया था, अपने इसमें इस समय इंक्लूड कर लिया था। तो सेंट्रल प्रोविंस यहाँ आया था और डायरेक्ट कंट्रोल अब इनका शुरू हो गया था, क्योंकि मैं इस समय की बात कर रहा हूं 1936 की। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें अप्रत्यक्ष नियंत्रण में, तो आपको जहां राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वो राजा रजवाड़े उन्होंने क्या किया था, तो इनके अधीन आ गए थे। किसके अधीन आ गए थे बेटा, तो ये अंडर किसके कंट्रोल में आ गए थे, अंग्रेजों के। उन्होंने बोला कि देखिए अंग्रेज भाई साहब, आप जैसा बोलोगे, आपके नियम कानून ही हमारे इस क्षेत्र में चलाए जाएंगे, बस आप क्या करो, हमें यहाँ का राजा बना रहने दो। तो ये लोग अंग्रेज क्या करते थे, वहां पे अपना जो पुलिस ऑफिसर्स होती थी या सेना होती थी, आर्मी, अपना वहां पे आर्मी बस छोड़ देते थे, बाकी बोलते थे ठीक है तुम यहाँ के एज अ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक बन के बने रहो। तो जो दूसरा वाला क्षेत्र है इसका नाम इन्होंने दिया था CIA। जो रविवार को एक एग्जाम भी हुआ है, उसमें भी ये पूछा गया था कि इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन कौन सा था, तो भाई CIA इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन था, और 1854 में इसको स्टैब्लिश किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम आपसे बात करें, तो जो बचा हुआ क्षेत्र दिख रहा है आपको MP का, फॉर एग्जाम्पल सर कौन कौन सा, तो आप देख पाएंगे यहां मालवा, आप पाएंगे यहां ग्वालियर, आप पाएंगे यहां बुंदेलखंड, आप पाएंगे यहां बघेलखंड। इनको इंक्लूड करके
इन क्षेत्रों को इंक्लूड किया उन्होंने, और किसमें इंक्लूड कर दिया बेटा, तो CIA में इन्होंने इसको शामिल कर दिया। इसमें इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया। मालवा का इंदौर क्षेत्र प्रमुख रूप से, और इंदौर को ये लोग CIA का हेडक्वार्टर बनाते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय इन्होंने बनाया था बेटा, वो इंदौर। तो ये दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल में इन्होंने अंग्रेजों ने रखा, जिसका नाम था CIA। CIA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो इसको बोलते थे वो लोग सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इसको बोला करते थे ये लोग सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, CIA 1854 में इसको स्टैब्लिश किया। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इन्होंने इंदौर बनाया, इनडायरेक्ट तरीके से यहां रूल किया, प्रमुख रूप से इसमें मालवा का इंदौर वाला पूरा क्षेत्र, और ये आप देखोगे ग्वालियर एक बड़ा क्षेत्र था, इसमें बुंदेलखंड, और इसके अंदर छोटी छोटी यहाँ की कई प्रिंसली स्टेट या रियासतें इन्हीं में शामिल थीं जो इनके पास पड़ती थीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन प्रमुख चार क्षेत्रों को उठा करके इन्होंने CIA बना दिया, और ये 1854 में इनडायरेक्ट कंट्रोल के तहत बनाया। तो दो प्रकार से जो अंग्रेजों ने रूल किया है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि हम जब 15 अगस्त तक 1947 तक यही व्यवस्था चल रही होती है। अब लेकिन मध्य प्रदेश में जो इस समय राजा रजवाड़े रूल करते थे, तो उनमें कितने प्रिंसली स्टेट उस समय हुआ करते थे। तो यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स आप देखोगे, जो देसी रियासतें जिनको कहा गया, देसी रियासतें जो हुआ करती थीं, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसे टोटल जो रियासतें MP में देखें, भारत में तो 562 से अधिक, मतलब 562 से भी ज़्यादा थे, बट MP GK पढ़ रहे हैं तो MP में 79 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का रूल हुआ करता था। तो अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इनको क्या विलय या मर्ज कराना था। किसमें मर्ज कराना था? मर्जर कराना था इनका। विलय मतलब होता है कि इंडियन यूनियन, भारत संघ जो कहा जाता है जिसको, कि इंडियन यूनियन में क्या कराना था इनको? मर्ज कराना था भारत संघ। क्योंकि आपने अगर संविधान को कभी पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो एक संघ क्षेत्र बनाना था। क्यों? क्योंकि जिससे क्या हो, भारत बंधा रहे, टूटे ना, कोई और देश आके भी कब्जा ना कर पाए, और ये छोटे छोटे स्टेट्स या फिर उस समय के प्रिंसली स्टेट अलग ना हो जाएं। तो एक बड़ा टास्क होता है मर्जर का, और ये किसके हाथ में होता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पर होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता ही होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कराया, यहाँ पर मर्जर के लिए प्रयास किया। क्वेश्चन आपसे आएगा कि जो ये राजा रजवाड़े थे, क्योंकि देखो गुलाम रहेंगे, किसी को भी गुलाम कर लो तो हर कोई जब जैसी आज़ादी मिलेगी तो वो छटपटाएगा। ठीक है, तो छटपटाएगा, वो क्या करेगा? वो अलग रहना चाहेगा, उसको लगेगा कि नहीं यार, बड़े दिन बाद ना हमें शांति सुकून मिला है, हम तो अलग रहेंगे। लेकिन वो फिर छोटे छोटे, अगर सोचो एक भारत 562 पूरे भारत में रियासतें प्रिंसली स्टेट थे, सब अलग हो जाते तो 562 देश बन जाते इस एक भारत देश के। तो यहाँ पे टास्क दिया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को, और इन्होंने इस पूरे भारत को संजोने का काम किया उन प्रिंसली स्टेट के तहत, जिसमें MP में 79 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था या सिस्टम अपनाया। कौन सा सिस्टम अपनाया था बेटा? तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ABC 3 पार्ट में MP को डिवाइड किया, 3 पार्ट बनाए। किसको? MP मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने 3 पार्ट वाली व्यवस्था अपनाई, जिसमें पार्ट A में रखे गए जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल वाले प्रिंसली स्टेट थे। तो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल वाले प्रिंसली स्टेट या प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले
प्रिंसली स्टेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम देखें तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे सीपी एंड बरार डायरेक्ट कंट्रोल में था अंग्रेजों के, या प्रत्यक्ष नियंत्रण में था जहां सीधे कमिश्नरी घोषित करके अपने काम करवाते थे ये। दूसरा बी था तो इसमें मेजर प्रिंसली स्टेट इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले, ये तो डायरेक्ट कंट्रोल वाले हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण सीपीएन बरार मध्य प्रांत एवं बरार जैसे। बी में आपको यहां देखोगे तो मेजर प्रिंसली स्टेट इसमें थे, मेजर प्रिंसली स्टेट बड़ी रियासतें इसमें रखी गई, बड़ी रियासतें कौन सी वाली, इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली बड़ी रियासतें रखी गई, कौन सी वाली, तो जो दूसरा तरीके से उन्होंने रूल किया इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली, ये डायरेक्ट कंट्रोल वाला था, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला, इनडायरेक्ट कंट्रोल अप्रत्यक्ष तरीके से जहां पर इन्होंने रूल किया। जबकि जो पार्ट सी था इसमें इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली ही थी, पर स्मॉल और माइनर प्रिंसली स्टेट, स्मॉल प्रिंसली स्टेट छोटी रियासतें, कौन सी वाली छोटी रियासतें बेटा, तो छोटी रियासतें वो वाली जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में ही थी। तो ये तीन व्यवस्था यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनाई इस मध्य प्रदेश को एक साथ रखने के लिए। ठीक है, तो एबीसी वाला कंसेप्ट आता है यहाँ पे, और एबीसी वाले कंसेप्ट के तहत सबसे पहला पार्ट जैसा मैंने आपसे बोला कि जो डायरेक्ट कंट्रोल वाला क्षेत्र था उसको पार्ट ए बनाया गया। ये था अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल वाला मध्य प्रांत एवं बेरार, तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। पार्ट बी कौन सा बनाया गया है, तो सर पार्ट बी मेजर प्रिंसली स्टेट्स जो देखोगे आप उनको इंक्लूड करके, सॉरी ये यहां ग्वालियर बड़े रियासतें जो CIA सेंट्रल इंडिया एजेंसी में हमने देखी, तो ग्वालियर और इंदौर थे, ये बड़े क्षेत्र हुआ करते थे उस समय के, इसको मिलाकर अंग्रेजों ने क्या किया, इसका नाम दिया पार्ट बी। तीसरा पार्ट जो सी था बेटा, इसमें आप देखोगे कि देखो एक भोपाल वाला रीजन होता है, थोड़ा सा इधर और हो गया, इसको अपन थोड़ा सा और यहां पे लाते हैं, ये वाला जो क्षेत्र था ये भोपाल था। सर भोपाल को किस में रखा गया था, तो भोपाल पार्ट सी का हिस्सा था। फिर से मैं बना देता हूं एग्जैक्ट, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत न जाए, फिर से मैं बना देता हूं, ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, इस तरफ वाला पूरा पार्ट बी है, ये भोपाल है। भोपाल पार्ट सी में रखा गया था, जिसमें बुंदेलखंड, या मैं सीधा लिख देता हूं पार्ट सी, ये वाला हिस्सा पार्ट सी के नाम से जाना जाता था। इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड था, जबकि इसमें ग्वालियर इंदौर जैसे बड़े क्षेत्र थे। पार्ट सी में ही भोपाल को रखा गया था, पार्ट सी में भोपाल को पार्ट सी में रखा गया था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या है, पार्ट ए में आप देखोगे कि गठन जो है फॉर्मेशन इसका आप देखोगे कब हुआ था, पार्ट ए का। मैंने बताया ये अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल वाला रीजन था, इसका नाम आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। ठीक है, इसमें शामिल क्षेत्र, इसमें बस्तर बोले तो सर कहां पर है, छत्तीसगढ़। दंडकारण्य ये भी छत्तीसगढ़। महाकौशल मतलब होता है जबलपुर, महाकौशल वाला जो क्षेत्र बेटा ये जबलपुर होता है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है आज, विदर्भ आज महाराष्ट्र में है, और बरार भी उसके पास में है। तो ये सारे क्षेत्र उठाए गए, जैसा मैंने आपको सेंट्रल प्रोविंस का भी जो क्या बनाया था, एक मैप बनाया था, आपने देखा होगा ये, तो ये मैंने यहाँ भी फिल करके आपको बताए थे। इसी को एज इट इज, यही एज इट इज क्या बना है, पार्ट ए लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो प्रिंसली स्टेट 79 प्रिंसली स्टेट मैंने आपको एमपी में बताए हैं आज़ादी के समय, उसमें से 15 प्रिंसली स्टेट रखे गए थे इस पार्ट ए में, क्योंकि अभी बात सिर्फ इतने की चल रही है।
यहाँ पे इसका कैपिटल तो जो हेडक्वार्टर था वही अभी कैपिटल बना दिया गया। और फर्स्ट सीएम ऑफ पार्ट ए, और यहाँ पर अगर हम देखें सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार, तो पंडित रविशंकर शुक्ला होते हैं। प्रथम राज्यपाल, तो फर्स्ट गवर्नर आप देखोगे इंजीनियर राघवेंद्र होते हैं, तो इंजीनियर राघवेंद्र होते हैं। संभाग या डिवीजन देखोगे तो देखिए इस पार्ट ए में, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा राज्य तो नहीं था, हाँ पार्ट ए वाली व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें 5 संभाग और 22 जिले उस समय कहे जाते थे कि भाई इसमें 5 डिवीजन्स थे और 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये डायरेक्ट कंट्रोल वाला सीधा पार्ट ए है जिसका गठन इस समय हुआ। इसका नाम ये था अंग्रेजों के समय। इसमें जो एरियाज कवर्ड थे या इंक्लूड करे गए थे वो ये थे, और प्रिंसली स्टेट्स इसमें 79 में से 15 इंक्लूड थे। ये है हमारा पार्ट ए। इसका कैपिटल नागपुर, फर्स्ट सीएम पंडित रविशंकर शुक्ला और फर्स्ट गवर्नर इंजीनियर राघवेंद्र थे। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी में बेटा हम देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, तो पार्ट बी के अंतर्गत जो दूसरा वाला हिस्सा मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले मेजर प्रिंसली स्टेट इसमें इंक्लूड करे गए थे। ये था हमारा पार्ट बी। मेजर प्रिंसली स्टेट का मतलब सर ग्वालियर। ग्वालियर जहां पे सिंधिया हुआ करते थे, सिंधियाओं का ये क्षेत्र हुआ करता था ग्वालियर, जहां पे सिंधिया महाराजा हुआ करते थे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये था इंदौर। आप सभी को पता है कि इंदौर में कौन था, होलकर्स हुआ करते थे। ठीक है, यहां पर होलकर हुआ करते थे। तो ये वाला क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का आधा हिस्सा, क्योंकि बाकी ये भी था उस समय सेंट्रल इंडिया एजेंसी में, लेकिन इसका नाम हम सेंट्रल इंडिया एजेंसी इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पार्ट सी है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो इसका गठन 28 मई 1948 को हुआ। इसका नाम कहलाता था मालवा संघ, क्योंकि मालवा के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट छोटे छोटे के अंतर्गत आया करते थे। इसके और भी क्या नाम थे सर, बिल्कुल था मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया भी नाम था इसका। सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत नाम दिया गया कि भाई मध्य भारत यही कहलाता था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, तो ये मालवा संघ ये है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर के अंदर कई छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट इसके अंडर में आते थे। तो अदर नेम अगर हम देखें, मध्य भारत और सेंट्रल इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर। शामिल क्षेत्र, इसमें इंक्लूड जो क्षेत्र थे देखिए मालवा था, निमाड़ मतलब जस्ट इसके नीचे वाला क्षेत्र ये निमाड़ कहलाता है, ग्वालियर, इंदौर एटसेट्रा। तो ये मेजर प्रिंसली स्टेट्स इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले जो हैं वो अंग्रेजों के पार्ट बी में रखे गए। इसमें 25 प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, जैसा हम यहां देखेंगे कि देखिए पार्ट ए में हमने 15 प्रिंसली स्टेट्स देखे, यहां पे 25 प्रिंसली स्टेट इंक्लूड इन पार्ट बी एट द टाइम ऑफ 1948, 1948 के समय। अच्छा, इसके कैपिटल तो भैया इसके 2 कैपिटल थे, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड कैपिटल। किसके, पार्ट बी के 2 कैपिटल थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पार्ट बी इज ग्वालियर। सिंधिया थोड़े से मजबूत पड़ते हैं और ग्वालियर को यहां पर ये 1/2 मंथ्स या 6.5 माह के लिए कैपिटल बनवा देते हैं। 6.5 माह के लिए कैपिटल, एक साल में 12 महीने, उसमें से 6.5 महीने के लिए हमारा ग्वालियर बना था कैपिटल। इसको क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था शीतकालीन राजधानी। तो पार्ट बी की शीतकालीन राजधानी जो थी या विंटर कैपिटल ऑफ पार्ट बी इज ग्वालियर। देन सेकंड ये क्या है, इंदौर। इंदौर दूसरी राजधानी होलकर्स की बनी थी, क्योंकि होलकर भी सिंधिया जैसे दमदार थे। ठीक है, इंदौर। तो यहां पर अब 6.5 माह ये हो गया, तो साल में अब 5.5 माह ही बचते हैं। तो 5.5 माह के लिए राजधानी कौन बनता है भैया, तो वो बनता है हमारा इंदौर। इसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन। समर कैपिटल ऑफ पार्ट बी इज
इंदौर। तो ये समर कैपिटल हुआ करता था। इस टाइप से देयर आर 2 कैपिटल मेंशन इन पार्ट बी। पार्ट बी में 2 प्रमुख राजधानियां देखने को मिलती हैं। अब ये अंग्रेजों के इनडायरेक्ट कंट्रोल में था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र है। तो जैसा मैंने बोला था, अप्रत्यक्ष का मतलब ये था अंग्रेजों की सेना भले यहां रहती थी, पर इन्होंने वहीं के लोकल रूलर या राजा को ही वहां एज अ शासक अपने बिहाफ या रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बना रखा था। तो इनमें अभी भी राजा रजवाड़ा महाराजा जैसे आज भी चलते हैं कि भाई महाराजा सिंधिया, लेकिन उस समय ये एक्चुअल में वहां पर बैठ के रूल करते थे। तो यहाँ राज प्रमुख जैसा नाम मिलता है उस समय के सिंधिया जीवाजी राव राज प्रमुख बनाए जाते हैं। सर पार्ट ए में राज प्रमुख नहीं देखा है भैया, वहां डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। क्या वहां मैंने ऐसा बोला कि यहां राजा रजवाड़ा रूल करता था? जी नहीं, कमिश्नरेट था पार्ट ए जहां डायरेक्ट कंट्रोल था अंग्रेजों का, तो वहां कोई राजा इस टाइप से नहीं था। बट ये इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले हैं, देन यहां पे ये व्यवस्था चलती रही राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। तो सिंधिया थोड़े दमदार होते हैं उस समय, तो इनको राज प्रमुख, जबकि डिप्टी राज प्रमुख या उपराज प्रमुख, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ऐसा ही लिखा रहता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उपराज प्रमुख यशवंत राव होलकर सेकंड वाले जो हुए वो यहां बनाए जाते हैं उपराज प्रमुख। अब यहां पर भी मुख्यमंत्री बनाया गया तो प्रथम मुख्यमंत्री इसके लीलाधर जोशी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पार्ट बी इज लीलाधर जोशी, और प्रथम राज्यपाल तख्तमल जैन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पार्ट बी इज तख्तमल जैन। तो ये व्यवस्था चलती है पार्ट बी में, बिकॉज पार्ट बी के अंतर्गत जो इंक्लूड करे गए स्टेट्स थे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले थे अंग्रेजों के। नेक्स्ट अगर हम देखें पार्ट सी, तो अब हम बेटा इस तीसरे पार्ट की ओर अगर मूव करें तो ये वाला था पार्ट सी एक्चुअल में। और एक सर बीच में ये जो भोपाल था, भोपाल बताता हूं आगे कहानी भोपाल की, उसके पहले हम पार्ट सी को देखते हैं। यहां पर हमारा आप छतरपुर पन्ना बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड यहां पर हुआ करता था। यहां बघेलखंड हुआ करता था, आज भी है। तो यहां पर इसमें 2 क्षेत्र ये थे, इनके अंदर में कई प्रिंसली स्टेट थे। तो पार्ट सी को यहां पर जो बनाया गया वो इस टाइम पे कहा जाता है 1948 में, इसका नाम था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश इसमें शामिल क्षेत्र बुंदेलखंड देखिए, बघेलखंड, खनियादाना, ग्वालियर। एक यहाँ खनियादाना पड़ता था ग्वालियर का, वो भी इसमें, जो कि दतिया के आसपास का प्रिंसली स्टेट बताया जाता है, क्योंकि दतिया भी बुंदेलखंड कहलाता है। यहाँ खनियादाना लगभग होता था जो ग्वालियर में था, लेकिन इसको पार्ट सी में डाला गया। तो खनियादाना ग्वालियर से लेके इसमें पार्ट सी में इंक्लूड करे गए। ये भी रीजन वही रीजन है जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में था अंग्रेजों के, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी CIA का पार्ट था। ठीक है, तो यहां पे एरियाज कवर्ड और इंक्लूडेड बुंदेलखंड, बघेलखंड, खनियादाना फ्रॉम ग्वालियर स्टेट। तो ग्वालियर स्टेट से खनियादाना को लेकर के इंक्लूड किया गया। अब देखिए पार्ट सी में 38 प्रिंसली स्टेट इंक्लूड करे गए। इसके कैपिटल, तो इसका कैपिटल रीवा स्टेट के विंध्य प्रदेश का रीवा बनाया गया था। यहां पे अगर हम देखें तो देखो हमने पार्ट ए में प्रिंसली स्टेट 15 देखे सर, पार्ट बी में 25 देखे, देन हम सर पार्ट सी में 38 देख रहे हैं। टोटल करें तो 78 हो रहा है। सर 79 बताया था आपने। जी हाँ, एक भोपाल भी आगे आएगा जिसको मैं बताऊंगा, अलग से है ये, पर पार्ट सी का ही हिस्सा कहा जाता है, जैसा आगे मैं आपको बताऊंगा। राज प्रमुख देखेंगे आप इसमें तो मार्तंड सिंह, यहां पर ये रीवा स्टेट के क्या होते हैं, राजा। तो यहां भी इनडायरेक्ट कंट्रोल ही तो है पार्ट सी। तो जब इनडायरेक्ट कंट्रोल है मतलब यहां भी कोई राजा बिहाफ में अंग्रेजों के काम कर रहा होगा, इसीलिए यहां भी ये व्यवस्था आती है। यादवेंद्र सिंह डिप्टी राज प्रमुख, और एग्जैक्ट ये सही है, किताबों के चक्कर में मत पढ़ना, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से मैं पूरा पढ़ाता हूं, जिसमें डाटा की ऑथेंटिसिटी रहती है बिल्कुल 100%।
यादवेंद्र सिंह ये बघेल खंड से संबंधित थे, ये बघेल थे, बघेल, जबकि यादवेंद्र सिंह बुंदेलखंड से थे, क्योंकि सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो बुंदेलखंड वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो ये बघेलखंड के थे, ये बुंदेलखंड के। यहाँ प्रथम मुख्यमंत्री की व्यवस्था शंभुनाथ शुक्ला के तौर पर देखी जाती है। राज्यपाल का यहाँ कोई उल्लेख अभी तक नहीं मिला है। तो शंभुनाथ शुक्ला फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं पार्ट सी के, और जिसमें 79 प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था। तो ये पार्ट ए और बी और सी की वाली व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही थी। भोपाल राज्य, जो चौथा होता है हिस्सा भोपाल राज्य, लेकिन जैसा मैंने बोला था आपको, क्या था कि यहाँ नवाबों का शासन था भोपाल में। ये मान लो अगर भोपाल वाला क्षेत्र है तो भैया यहाँ पर क्या था, नवाब शासन करते थे। किसका शासन था? अंग्रेजों के समय भी नवाब ही शासन करते थे। नवाबों का शहर भोपाल मध्य प्रदेश में, तो नवाब हुआ करते थे। नवाब लोग क्या चाहते थे कि उनका जो भोपाल राज्य है, भोपाल स्टेट ये क्या करना चाहते थे, राज्य स्वतंत्र रखना चाहते थे, मतलब भारत के बीच और मध्य प्रदेश के बीचों बीच एक और पाकिस्तान। तो यहाँ पर जब हम आजाद भी हो गए तब भी ये नवाब अपनी जिद पर अड़ा था। नवाब का नाम आगे बताने वाला हूं। तो आपसे पूछा जाए, एक बार पूछा गया था कि भोपाल को किस पार्ट में रखा गया, तो ऐसी प्रिंसली स्टेट या रियासतें जो आजादी के समय भारत संघ या इंडियन यूनियन या इंडिया में शामिल नहीं होनी चाहती थी, वल्लभ भाई पटेल जी ने सी में उनको कुछ समय के लिए रखवा दिया था। तो आपसे पूछा जाता है दिस प्रिंसली स्टेट वॉज कैप्ट इन सी, मतलब किस में रखा गया, तो आपका आंसर है पार्ट सी में। 30 अप्रैल 1949 का होता है समय। हुआ क्या होता है कि जब ये नहीं मान रहा होता है तो लगातार सारे इंक्लूड कर लिए गए। फिर सर इसको इतना लेट क्यों किया गया? क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि ये भारत और मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच एक और पाकिस्तान चाहता था, जो कि भारत के कंट्रोल में ना रहे और इंडिपेंडेंट रहे, रूल करे। यहां पर एक होते हैं भोपाल में, तो भोपाल में एक मूवमेंट चल रहा होता है, मर्जर मूवमेंट चल रहा होता है, मर्जर मूवमेंट, और इसके लीडर होते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति भी बने, शंकर दयाल शर्मा 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाद में यही भोपाल के जन्मे हैं। ये क्या कर रहे थे, आंदोलन कि देखो तुम मर्ज करा दो नवाब, भारत में रहना है हमें। तो यहां पर इनको जेल कर देता है ये नवाब, और क्रांतिकारियों को यहां पर गोलियां चलवाता है जो आंदोलन कर रहे होते हैं। यहां पर जब वल्लभ भाई पटेल जी को पता चलता है कि उनके नेता शंकर दयाल शर्मा को भोपाल में जेल में इसने डाल दिया, क्रांतिकारियों पर जो भोपाल के लिए आंदोलन मर्जर के लिए, विलय के लिए कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो यहां पर क्या होता है, ये गुस्सा जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस नवाब भोपाल के हमीदुल्लाह खां से कहते हैं कि तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दूंगा और वहां तरस जाओगे तुम सुविधाओं के लिए। हम आके भोपाल को अपनी आर्मी से यहां पर चारों ओर कैप्चर कर लेंगे इस पूरे क्षेत्र को, और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो ये फिर डरा, और अंततः फिर सारे दबाव प्रेशर के बाद 30 अप्रैल 1949 का दिन होता है। मर्जर लेटर पर ये क्या करते हैं, साइन कर देते हैं कि लो भैया भोपाल भी मिला दो। और फाइनली 1 जून 1949 का वो दिन आता है जब भोपाल रियासत का भारत में विलय तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खां ने भारत संघ में करवाया। द देन नवाब हमीदुल्लाह खां merged the Bhopal state into Union of India on 1st June 1949 by signing the instrument of accession on 30th April 1949। 1949 के दौरान 1 नवंबर को फाइनली भोपाल में नवाबी शासन की समाप्ति होती है, और यहां पर अब जो है भारत सरकार के रूल स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये हमारा भोपाल राज्य इस प्रकार से, क्योंकि जिला नहीं है अभी, स्टेट ही बोलना है क्योंकि अभी प्रिंसली स्टेट वाला समय चल रहा है, इसलिए वहां स्टेट लिखा हुआ है। इसकी राजधानी तो वही है, भोपाल बनाई जाती है भोपाल राज्य की उस समय। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिलते हैं कौन, वही जो जेल गए थे इसको भारत में शामिल करवाने के लिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 से 1956 तक इन्होंने सीएम की तरह काम किया। बाद में ये क्या बनते हैं, बाद में 9th प्रेसिडेंट, मतलब 9वें राष्ट्रपति भारत के भी बनाए जाते हैं, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो एक बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती है यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है कि कई कमीशन समितियां बनाई जाती हैं। हुआ क्या, जब आज़ाद हो जाता है आदमी तो ज़्यादा ड्रामा करने लगता है। ड्रामा हुए, जैसे आज क्या हुआ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, भाषाई आधार पर विवाद। जैसे आज आप देखते हो साउथ इंडिया में कितना चल रहा है, साउथ नहीं बोलोगे तो यहाँ से ये भगा दिया जाएगा कहीं कुछ, तो भाषाई विवाद शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, भाषा के नाम पे लड़ाई करने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे एक समस्या नई खड़ी हो जाती है, तमिल तेलुगु लैंग्वेज के लोग जो होते हैं साउथ इंडिया में आपस में लड़ने लगते हैं। इसके लिए बोलते हैं ये लोग कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। तो यहां पर होते हैं कौन, वल्लभ भाई पटेल जी, इनके सामने फिर एक नया टास्क कि लोग लड़ने लगे होते हैं। तो कई समितियां बनाई गई, लेकिन सबने यही बोला कि आज तुम भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर इनको डिवाइड कर दोगे तो ये फिर से इंडिया यहाँ कोई ना कोई आके कैप्चर कर लेगा और हमें फिर से गुलाम बना देगा, जिसके लिए यहाँ पे समितियां बनाई गई। लेकिन यहाँ पर एक तेलुगु भाषी होते हैं, आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन जिसको कहते हैं। जैसे अभी अन्ना हजारे बैठे थे, आपने देखा होगा, हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। और आफ्टर 58 डेज, 58 दिन बाद क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु, जिससे प्रेशर होता है, मृत्यु डेथ हो जाती है, जिससे प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, कि भैया आंदोलन का आदमी मर जाए। आप स्वयं सोचो, अन्ना हजारे जी को कुछ हो जाता उस दिन, आफत हो जाती। तो यहाँ पर आंदोलन बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया। अंततः 1953 में एक स्टेट भाषा के आधार पर बना था, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पर स्टैब्लिश होने वाला फर्स्ट स्टेट है, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। तो ये दबाव अब आगे भी बढ़ा और अंततः सरकार ने सोचा कि अब हमें कोई एक ऐसा कमीशन लाना होगा, क्योंकि बाकी और राज्य तेजी से आंदोलन शुरू हो गए। जब एक को कपड़ा दिला दिया जाए, मान लो भारत के ही बेटे हैं जितने भी राज्य हैं, और एक को कपड़ा दिला दिया जाए, सोचो आप गांव में कभी, तो दूसरे जो उनके बच्चे होते हैं जमीन में लौट जाते हैं, चींट डालते हैं, सामान फेंकने लगते हैं। तो और तेज आंदोलन फैला और अंततः सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ा कि हमें और राज्य भी अब बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर अब एक क्या आता है, एसआरसी कमीशन बोलते हैं इसको, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में आता है। स्थापना इसका 22 दिसंबर 1953 और 30 अप्रैल 1955 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। और आयोग में जो मेंबर्स होते हैं इसमें, कमीशन में, वो 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर आते हैं, जिनको बोला गया कि आप बताइए कितने राज्य और कहां पर क्या क्या प्रावधान उसके या रिकमेंडेशंस क्या क्या होनी चाहिए। फजल अली यहाँ चेयरमैन होते हैं, फजल अली चेयरमैन होते हैं। और ये हाई कोर्ट जो होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद, अब तो वो प्रयागराज हो चुका है, लेकिन उस समय यही नाम था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे ये, इनको यहां बनाया गया। सेकंड मेंबर आता है हृदयनाथ कुंजरू, ये मेंबर होते हैं। और हृदयनाथ कुंजरू
KM पणिक्कर एक मेंबर होते हैं। तो 3 मेंबर होते हैं। ये फजल अली यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, इसलिए इसको फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कमीशन आता है राज्यों के गठन के लिए, 3 मेंबर। यहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ, रिपोर्ट दी, और इस तरीके से इन्होंने अपने अपने प्रोविजंस या रिकमेंडेशंस सरकार को दी। किस समय दी? 53 में बना, 55 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रख दी कि आप ऐसे ऐसे स्टेट का या न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसी संदर्भ में आप देखोगे कि इसके तहत क्या होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो 14 स्टेट्स न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन हुए, और यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य उससे क्या बनाए गए उस समय 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाए गए इसके रिकमेंडेशन के बाद। तो 14 राज्यों में से एक होता है मध्य प्रदेश। और इस तरह मध्य प्रदेश का गठन कब हो जाता है? तो मध्य प्रदेश का गठन यहां पे लाया जाता है विधेयक या बिल। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है, और इस विधेयक जब ये पास हो जाता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? SRA। फिर कोई भी बिल एक्ट जब वहां पास हो जाता है संसद में, आपको भी पता है ना, तो संसद में जब कोई बिल आता है, कभी भी विधेयक, तो वो पास हो जाता है, वोटिंग होती है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देता है तो वो एक्ट या अधिनियम बन जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और ये 1956 होता है, और इससे ही मध्य प्रदेश का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन या फॉर्मेशन हुआ था। और संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है जब भी किसी नए राज्य को बनाना होता है। जब भी राज्य बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 7वां संविधान संशोधन संविधान में करके इस राज्यों को बनाया गया, जिसमें एक मध्य प्रदेश भी था। उस समय राष्ट्रपति आपसे कोई बोले जिसने हस्ताक्षर किए इस अधिनियम या एक्ट पर, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते वो एक्ट बिल नहीं बनता, तो इन्होंने साइन कर दिए। साइंड बाय द देन प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद। अगर हम देखें तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जब कोई भी राज्य बनता है तो बाउंड्री डिसाइड होती है। तो सीपी बरार, आपको ध्यान होगा CPN बरार, सीपी बरार जो था, जो पार्ट ए था, इससे बुल्डाना अकोला नंबर 1, नंबर 2 अमरावती 3, यवतमाल 4, वर्धा 5, नागपुर 6, भंडारा 7, चांदा 8। तो 8 जिले बॉम्बे राज्य को, क्योंकि ये मराठी बोलते थे, भाषा के आधार पर अलग करना है, तो भाई मराठी बोलने वालों का MP में क्या काम? तो बोले ये मराठी बोलते हैं, ये लोग यहाँ MP में भी लड़ाई करेंगे, बोले ये 8 जिले किसको दे दो। उस समय बॉम्बे राज्य था, ना कि महाराष्ट्र, आज वो महाराष्ट्र है, को दिए गए। तो फ्रॉम CP बरार, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, अ टोटल ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट्स वर गिवन टू बॉम्बे स्टेट, जिनका लैंग्वेज मराठी था। क्योंकि भाषा के आधार पे अलग तो मतलब पूरा अलग, इनको दे दिया गया कि भाई ये मराठी बोलते हैं 8 जिले जो आज मध्य प्रदेश में है। जैसे नागपुर आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये नागपुर वगैरह, यहाँ ये देखिए ये नागपुर इसमें ही था, तो बोला भैया लो पकड़ो, अपने को नहीं चाहिए, 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील पड़ती है, अगर कोई मंदसौर का है तो उसको पता है। उसमें एक गांव था सुनील टप्पा, सुनील टप्पा मंदसौर से निकाला, राजस्थान को दे दिया, क्योंकि वो राजस्थानी बोलता था और उसके राजस्थान के पास पड़ता था गांव, तो राजस्थान को हमने दे दिया कि भाई राजस्थानी और सुनील टप्पा ले लो। एक्सेप्ट सुनील टप्पा of Bhanpura Tehsil of Mandsaur district, the rest Madhya Pradesh province became a part of MP। सुनील टप्पा को छोड़ के हमने राजस्थान को दिया, बाकी पूरी भानपुरा तहसील आज मंदसौर में है। राजस्थान से जब हम राजस्थान को कुछ देंगे तो उनसे भी ले लेंगे कुछ। महाराष्ट्र से हमने कुछ नहीं लिया, मराठी बोलने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। जब हमने राजस्थान को यहाँ सुनील टप्पा गांव दे दिया विलेज, तो उनसे हम क्या लिए? राजस्थान का एक कोटा जिला पड़ता है जहां बहुत सारे नीट IIT JEE के बच्चे पढ़ने जाते हैं।
कि सिरोंज, कोटा जिले की सिरोंज तहसील, तो कोटा जिले में पड़ती थी सिरोंज तहसील जो आज विदिशा जिले में जोड़ी गई है। तो वो कोटा की थी तहसील जो सिरोंज आज हमारे एमपी के विदिशा में है। तो सिरोंज तहसील ऑफ कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वॉज एडेड टू विदिशा डिस्ट्रिक्ट। हमने उनको एक गांव दिया था, उनकी पूरी तहसील हमने ले ली। देख रहे हो तुम, राजस्थान को हमने अपना एक गांव दिया था, भानपुरा पूरा नहीं दिया था, भानपुरा आज भी अपने पास, उनको एक गांव दिया था राजस्थान को, उनकी पूरी की पूरी सिरोंज हमने ले ली। और विंध्य प्रदेश और भोपाल जो समय था वो पूरा का पूरा राज्य में एज इट इज शामिल किया गया, मतलब भोपाल और विंध्य प्रदेश वाले रीजन में नो चेंज। आपसे पूछे कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कौन कौन से क्षेत्रों को में नो चेंज, बाउंड्री में कोई चेंज नहीं किया गया, सीमा में, तो भैया इन दो क्षेत्र जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले विंध्य प्रदेश और भोपाल बताया, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज शामिल कर दिए। यहां पर आंतरिक पुनर्गठन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जब गठन होता है तो इसका कैपिटल बनाया जाता है, क्या कैपिटल, कैपिटल भोपाल। भोपाल इस समय कोई भी क्या नहीं था, जिला नहीं था। तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि किसी को कैपिटल या राजधानी होने के लिए एक जिला होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं है मेंशन। भाई ठीक है नहीं था जिला, लेकिन भाई हमारी राजधानी भोपाल ही थी, इसलिए बनाई गई कि एक तो बीचों बीच पड़ती थी, दूसरा यहां पर क्या थे, तो अगर राजधानी बनाना है किसी राज्य की तो हमें बिल्डिंग या भवन चाहिए हैं, क्योंकि हमें वहां पे वल्लभ भवन जैसे जहां विधानसभा लगे, तो ऐसे बहुत सारे महल जो थे, महलों की तादाद भोपाल में ज्यादा होने के कारण एक बड़ा रीजन बनता है कि भोपाल राजधानी थी। तो 1956 के समय हमारे पास 43 जिले थे। तो 1956 में हमारे पास जब गठन हुआ हमारे 43 जिले होते हैं। 1972 आता है 1972, तो यहां दो नए जिले बनते हैं और दो नए जिले होते हैं। एक होता है दुर्ग, दुर्ग जो यहां पर दुर्ग से राजनंदगांव बनता है, एक नया राजनंदगांव। राजनंदगांव एक होता है जो दुर्ग में से अलग करके बनाया गया, आज ये छत्तीसगढ़ में है, हमारे पास नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ भी तो हमसे अलग हो गया। दूसरा बनता है यहाँ पे भोपाल। भोपाल जिला कब बना, तो देखिए 1956 के समय भोपाल जिला नहीं था, बार बार बोल रहा हूं, भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था, तो सीहोर से अलग करके भोपाल एक नया जिला बनाया गया, ये सीहोर से अलग करा गया, अलग करा, न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ भोपाल, और ये 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल क्या बना, एक जिला बना। इससे पहले क्या था सर, एक तहसील था, किसकी तहसील सर, सीहोर की तहसील था। तो सीहोर की एक तहसील हुआ करता था, जबकि राजधानी ये 1956 में ही था। तो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई जिला हो राजधानी बनने के लिए। तो 1972 में दो नए जिले आए, राजनंदगांव दुर्ग से अलग हुआ, भोपाल सीहोर से, ऐसे करके अभी 1972 में 45 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं बेटा, 45 डिस्ट्रिक्ट। देन समय बदलता है, अब समय आता है 25 मई 1998। सबसे पहले हमने क्या देखा है सर, 1956 में यहाँ कितने जिले हैं, 43। 1972 में कितने हो गए थे, दो और बड़े, तो 45। अब यहाँ पर BR दुबे एक कमेटी आती है, और समय बीत चुका होता है काफी एक लंबा समय, तो जनसंख्या बढ़ गई थी। अब समय था कि हम अपने और जिले बनाएं जिससे विकास हो पाए, एक एक कलेक्टर सबको मिल पाए, तो ज्यादा जिले बनाए गए, और प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए जिले फॉर्म हुए, और यहां पर 10 जिले इन्होंने क्या किए, गठित किए। 10 जिले में से अगर हम देखें, 10 जिले 1998 में और आ गए, 10 जिले, यहां पे 55 हो गए। अब 10 जिलों में अपने को ये ध्यान रखना है कि 10 जिले पूरे आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया, तो इसमें से 6 जिले आज किसके पास है, छत्तीसगढ़, जबकि 10 में से 4 जिले जो बचे वो MP। आपको सिर्फ ये देखने हैं, छत्तीसगढ़ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 जिले कौन से हैं, नया जिला बनता है ये, और पुराना जिला ये, न्यू डिस्ट्रिक्ट और ओल्ड डिस्ट्रिक्ट। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, बड़वानी बनता है खरगोन से। बड़वानी आपका यहां पड़ेगा। 55 जिले आपने याद किए या नहीं, कल मैंने आपको बोला था बड़वानी यहां पे आप देखोगे, जबकि खरगोन इसके बगल में देखोगे, खरगोन। तो खरगोन से अलग पुराना जिला था यहाँ खरगोन,
नया जिला बड़वानी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। मुरैना से श्योपुर बनता है, तो मुरैना आपका यहाँ पे है, मुरैना यहाँ पड़ता है, आप सभी को पता ये है मुरैना जहाँ मैं पेन रखे हूँ, और श्योपुर यहाँ पड़ेगा। तो मुरैना से श्योपुर अलग हुआ और नया जिला मुरैना आया। कटनी से जबलपुर अलग हुआ। कटनी कहाँ है सर? ये कटनी, आपने मैप याद किया हो तो ये कटनी, और कटनी के नीचे जबलपुर। तो कटनी 1998 में मिला है, जबलपुर से अलग होके। डिंडोरी अलग हुआ मंडला से, तो डिंडोरी ऊपर है जबकि मंडला नीचे है। डिंडोरी ऊपर है जबकि मंडला नीचे है, तो यहां होता है मंडला। ठीक है, ऐसे करके हमें 4 जिले और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में है वो मिले। वैसे तो 10 बने थे, लेकिन 6 छत्तीसगढ़ के पास भी तो है ना, तो 1998 तक हम 55 जिलों तक पहुंच चुके हैं। उसी 1998 में और जरूरत पड़ी, तो देखिए अभी हमने 1956 में कितने देखे हैं सर? 43। 1972 में 2 और बने थे जिसमें भोपाल भी था, तो ऐसे करके हमने 45। 1998 में 10 और बने हैं, टोटल करा हमने अभी तक 55। फिर से उसी 1998 1998 में हमें 6 जिले और देखने को मिलेंगे, तो ऐसे करके 61। तो यहाँ 6 और जिले इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर या समिति की सिफारिश पर 6 और जिले बनते हैं। ये 6 में से अगर हम देखें तो 3 होंगे किसके पास? सीजी, और 3 है किसके पास? एमपी। तो ऐसे करके आज हमें इनको तो पढ़ना नहीं है, हमें एमपी के देखना है। वैसे 61 हो चुके हैं, तो एमपी में 3 नए जिले बनते हैं, जिसमें आप देखोगे उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया आपका यहाँ है। उमरिया किससे अलग हुआ भाई? उमरिया हुआ है सर शहडोल से। ये उमरिया है और ये शहडोल है, तो शहडोल से अलग होता है उमरिया। जबकि हरदा से नर्मदापुरम, हरदा आपका यहाँ लगभग होगा, और नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है यहाँ। और नीमच मंदसौर से, ऊपर नीमच है, जिले याद करिए आप लोकेशन के साथ, और यहाँ मंदसौर, तो मंदसौर से अलग होने वाला डिस्ट्रिक्ट नीमच होता है। इस तरह हमें 3 नए जिले मिलते हैं, उमरिया, हरदा एंड नीमच। उमरिया शहडोल से अलग हुआ, उमरिया ये है, शहडोल ये है। हरदा से नर्मदापुरम, हरदा ये है, नर्मदापुरम। नीमच अलग हुआ मंदसौर से, नीमच ऊपर और ये मंदसौर। ऐसे करके हमारे पास कितने जिले हो चुके हैं? 61 डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक हो चुके हैं। फिर क्या होता है? मध्य प्रदेश का हो जाता है पार्टीशन या विभाजन हो जाता है किससे? छत्तीसगढ़ से। तो एमपी एंड सीजी अलग अलग हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ इस प्रकार से, यहाँ छत्तीसगढ़ होता है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में होता है पार्टीशन। तो यहाँ पार्टीशन कब होता है बेटा? तो देखिए अब यहाँ पे पहले जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यहाँ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और 1 नवंबर 2000 को नया राज्य मिलता है भारत को, नया राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आता है जो मध्य प्रदेश से अलग होता है, और भारत का 26वां राज्य था उस समय, ये निकल के आता है। इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे, मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल भाई महावीर। तो भाई महावीर मध्य प्रदेश में उस समय राज्यपाल होते हैं बेटा, ठीक है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग होने के समय सीएम, तो आपने एक सीएम जी सुने होंगे, दिग्विजय सिंह जी। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के उस समय सीएम थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। देन यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं एमपी के, वो होते हैं भाई महावीर। तो भाई महावीर और दिग्विजय सिंह जी गवर्नर होते हैं। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नया स्टेट मिला जिसका नाम छत्तीसगढ़ होता है। अब हमने इसमें क्या किया भाई? हमने यहां पर क्या किया इसको, तो हमारे पास अभी तक कितने जिले हो चुके थे? देखो एक बार सर, 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके थे 1998। तो 1998 में हमारे पास 68 जिले होते हैं, 61 जिले होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जब हम 2000 आता है तो हमसे क्या होता है? छत्तीसगढ़ अलग, मतलब हम यहां माइनस करते हैं 16 जिले। 16 जिले किसको? छत्तीसगढ़। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ को दिए, क्योंकि अब पार्टीशन विभाजन हुआ है, अलग हो गया है छत्तीसगढ़। तो ऐसे करके अब 2000 में हमारे पास कितने जिले? तो 61 में से 16 घटाइए आप, 45 जिले एमपी में बचे। अब एमपी में जो बचे वो 45 जिले बचे,
45 जिले बचे 2000 तक, क्योंकि हमने दे दिए किसको बेटा, हमने छत्तीसगढ़ को 61 में से 16 जिले दे दिए। अब जब 16 जिले दे दिए तो हम फिर आ गए कहां पे, इस समय मध्य प्रदेश में, एमपी में 45 जिले। फिर एक बोस समिति आती है, इसकी रिकमेंडेशन पर 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होते हैं, 3 नए जिले बनते हैं। और 2000 ऐसे याद रखना, 3 में 3 नए जिले। तो 45 प्लस 3 करें अगर हम, 45 प्लस 3 तो कितने जिले हो जाएंगे। और ये 3 जिले किस समय, 2003 में, 2003 में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके हो जाते हैं। अब यहां नया जिला, नया 3 नए जिले बने मध्य प्रदेश में, ये देखो 2003 में, 2003 का समय है, 3 नए जिले बने। अशोकनगर कहां है, तो आपने जिले याद किए होंगे भैया, ये है अशोकनगर, ये है अशोकनगर। अशोकनगर किससे हुआ अलग, गुना से, ये है गुना, गुना से अलग हुआ अशोकनगर। देखो आप, नया जिला बुरहानपुर, यहां है बुरहानपुर, बुरहानपुर किससे अलग हुआ, तो इसके पास में जो खंडवा जिला पड़ता है, खंडवा यहां ऊपर लगभग पड़ता है थोड़ा सा, तो खंडवा से अलग किया गया बुरहानपुर को। जबकि अनूपपुर शहडोल, तो अभी उमरिया भी शहडोल से बना था एक, और अनूपपुर भी, तो शहडोल से 2 जिले टूटे हैं, देख लो आप, ये अनूपपुर है। तो ऐसे करके 3 नए जिले जो कि हमें अशोकनगर, बुरहानपुर एंड अनूपपुर देखने को मिल जाते हैं। तो 3 नए जिले हमें देखने को मिले। ऐसे करके मध्य प्रदेश में 2003 जब समय चल रहा था, वर्ष, ईयर, इस समय 48 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, बिकॉज 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर बोस समिति के रिकमेंडेशन पर बनते हैं। तो 15 अगस्त 2003 को हमने 3 जिले और मध्य प्रदेश में नए बनाए। इस तरह 45 से हम 48 फिर से हुए। और आगे हम देखें तो फिर आता है 17 मई 2008। तो देखिए अभी तक हमारे पास 2003 तक जो जिले हमें अपन ने देखे 48 डिस्ट्रिक्ट्स थे। अब आता है क्या, 2008। 2008 जब आता है साल, 2008 में क्या हुआ बेटा, 2008 में आप पाओगे कि यहां 2 जिले बने थे 2008 में। डेट अलग अलग है इसलिए मैं अलग अलग आपको यहां बता दे रहा हूं। 17 मई का समय होता है 2008 को, और एक नया जिला मिलता है हमें, अलीराजपुर। अलीराजपुर किससे अलग हुआ बेटा, झाबुआ, झाबुआ। कहां है अलीराजपुर, ये है अलीराजपुर। जिले याद कर लीजिएगा आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूं। और ऊपर झाबुआ जो कि भील जनजाति से संबंधित है। यहाँ छत्तीसगढ़ राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य आगे पड़ते हैं। 4-5 दिन बीतते हैं, मतलब 24 मई उसी 2008 में एक और नया जिला आता है जिसका नाम है सिंगरौली, जो कोयले के लिए जाना जाता है, ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल है। ये किससे अलग हुआ था सर, सीधी डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ। तो ये है यहां पर क्या बेटा, सिंगरौली। एंड यहां पर आपको मिल जाएगा सीधी। ठीक है, यही चीज लिखी है। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम झाबुआ 17 मई 2008 एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम सीधी ऑन 24 मई 2008, जो मैंने वहां पे लिख दिया है। अब आता है 16 अगस्त 2013। अब समय आ गया बेटा 2013। तो इसके बाद समय आया 2013 में क्या होता है, तो देखिए 48 और 2 नए जिले, तो यहां तक हो चुका है 50 कहानी। 2013 में एक नया जिला आता है, एक और आता है जिसका नाम है आगर मालवा। तो 51 जिले हो जाते हैं। आगर मालवा नया जिला बना, किससे अलग होकर, शाजापुर। तो यहां पड़ता है आपका आगर मालवा, यहां आगर मालवा, और इससे अलग हुआ है किससे, शाजापुर। तो शाजापुर से ये अलग हुआ है, जैसा यहां लिखा है ऑन 16 अगस्त 2013 आगर मालवा बिकेम द न्यू डिस्ट्रिक्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम शाजापुर। इस तरह 2013 में एक आगर मालवा और बना, तो 51 डिस्ट्रिक्ट्स यहां तक हो चुके हैं। फिर आता है 1 अक्टूबर 2018। आगे और बढ़े हम, तो अब समय कौन सा आ चुका है, 2013, इनके बाद 2018, 2018 आता है। 2018 में फिर एक नया जिला हम बनाते हैं,
और इस तरह हमारे पास 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं। तो इसका नाम है निवाड़ी जिला, जो किससे अलग हुआ, टीकमगढ़। कहाँ है निवाड़ी, ये आपका झांसी के पास निवाड़ी पड़ेगा। और ये किससे अलग हुआ, तो देखिए आपने अगर जिले याद कर लिए होंगे तो आपको पता है नीचे टीकमगढ़ हमारा पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में अभी 2018 तक कितने जिले हो चुके थे, 52। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंड 1 अक्टूबर 2018 विच वॉज सेपरेटेड फ्रॉम टीकमगढ़। तो इस तरह हमारे पास 52 जिले हो चुके हैं। ठीक है, 2018 तक। जब 2018 तक हमारे पास 52 जिले हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं बेटा, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं। तो अब समय बीतेगा, अब आया 2023। 2023 में बेटा नए जिले 3 नए जिले बनते हैं, तीन नए जिले बनते हैं, जिसमें आप देखोगे कि इस तरह मध्य प्रदेश में 55 जिले आज हम अब तक देख रहे हैं। ये 3 कौन कौन से हैं सर, तो आप पाएंगे एक तो यहां पर आएगा मऊगंज। मऊगंज किससे अलग हुआ था, तो मऊगंज डिस्ट्रिक्ट जो अलग हुआ वो रीवा से अलग हुआ। फिर कौन सा आया सर, फिर आया यहां पांढुर्ना। पांढुर्ना किससे अलग हुआ, तो छिंदवाड़ा से। देन फिर आता है एक नया जिला मैहर, और वो आता है सतना जिले से अलग होके। मऊगंज रीवा से, तो सर मऊगंज कहाँ है बेटा, यहाँ पर आपको मऊगंज मिलेगा। मऊगंज जो यूपी से, ये ऊपर यूपी है, तो मऊगंज, और ये है हमारा रीवा से अलग हुआ मऊगंज और एक नया जिला मिला। छिंदवाड़ा से अलग हुआ पांढुर्ना। तो देखिए यहाँ छिंदवाड़ा मिलेगा आपको, जो पातालकोट भारिया जनजाति रहती है, छिंदवाड़ा, और यहाँ पर मिलेगा आपको पांढुर्ना, जहाँ पर गोटमार का मेला होता है यहाँ पर। और जो तीसरा जिला हमें मिला मैहर इस दौरान, वो यहाँ सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ सतना मिलेगा आपको, जिले याद करो विद लोकेशन, और नीचे आपको मैहर मिल जाएगा। ऐसे करके हमें 3 और नए जिले मिलते हैं, और टोटल हमारे पास 55 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऑन 13 अगस्त 2023 मऊगंज वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रीवा। तो मऊगंज से यहाँ रीवा 2023 में होता है। 5 अक्टूबर 2023 पांढुर्ना डिस्ट्रिक्ट आता है, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होता है। तो 5 अक्टूबर 2023 पांढुर्ना बिकेम द 54th डिस्ट्रिक्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम छिंदवाड़ा। 5 अक्टूबर 2023 को मैहर जिला अलग होकर के बना सतना से, तो जो कि एक तहसील हुआ करता था। तो ऑन 5 अक्टूबर 2023 मैहर बिकेम द 55th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सेपरेटेड फ्रॉम सतना। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से ये 55 जिले आपको वर्तमान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं, बहुत तेज रिवीजन। जैसे मैंने बताया था कि जब चल रहा था क्या भैया 1956 में कितने जिले थे मध्य प्रदेश में जब गठन हुआ, आप भी कमेंट करते चलें। 43 बताया था मैंने, बताया था कि नहीं। फिर आता है सर 1972, जिसमें एक भोपाल और राजनांदगांव जो आज छत्तीसगढ़ में है, ऐसे 2 जिले मिले थे हमें। और ऐसे करके हमारे पास कितने हो गए थे बेटा, तो हमारे पास ऐसे करके इस समय 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके थे। फिर आया था कौन सा समय, फिर आया था सर यहाँ पर 1998। तो 1998 में यहाँ 10 जिले बने थे, जिसमें से 6 छत्तीसगढ़ को हमने दिए थे और 4 मध्य प्रदेश के पास आज हैं। तो यहाँ हो चुके थे 55। उसी 1998 में यहाँ पर फिर से बनाए गए थे 6 जिले, जिसमें से 3 छत्तीसगढ़ को दिए थे और 3 मध्य प्रदेश में थे। तो ऐसे करके 61 हो गए थे। जब आया था समय सन 2000 का, 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हुआ था विभाजन, तो माइनस हुए थे 16, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ को दिए थे। तो हम फिर लुढ़क के कहाँ आ गए थे,
5 पे। फिर आया था समय 2003, बोस समिति के रिकमेंडेशन पर 3 में 3 नए जिले बने थे, जिनमें अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर जैसे जिले थे, तो 3 और बने थे। ऐसे करके हम 48 पे पहुंचे थे। फिर आया था 2008। 2008 में हमने 2 जिले देखे थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो अलीराजपुर और सिंगरौली, अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था और सिंगरौली किससे अलग हुआ था? सीधी से। फिर 2013 आया था। 2013 में फिर एक नया जिला आगर मालवा शाजापुर से निकल के आया था। ऐसे करके 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। फिर आता है 2018। 2018 यहाँ आता है और आप पाओगे कि यहाँ पर एक और नया जिला आता है। ऐसे करके हमारे पास हो चुके थे 52 जिले। फिर आता है 2023 और 2023 में 3 नए जिले निकल के आते हैं और ऐसे करके हमारे पास 55 जिले हो जाते हैं। 55 जिले हो जाते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन है। इसमें भोपाल भी होता है, 2 में से एक भोपाल भी होता है इस समय, क्योंकि ये पहले सीहोर की एक तहसील था। भले राजधानी था, लेकिन भैया उस समय वो तहसील क्षेत्र कहलाता था। 1972 में जिला बना है। ठीक है, यहां पे आपको पता ही है, मैंने बताया बुरहानपुर, अशोकनगर 2003 में जो बने थे, और अनूपपुर जो शहडोल से अलग होके बना था। इन 2 में मैंने आपको बताया कि अलीराजपुर और सिंगरौली, अलीराजपुर और सिंगरौली। यहां पे आया था आगर मालवा, शाजापुर से अलग होके आगर मालवा बना था। यहां पे निवाड़ी बना था टीकमगढ़ से अलग होके। और इन 3 में रीवा से अलग होके 2023 में मऊगंज आया था। फिर आया था यहाँ पे पांढुरना जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ था। फिर आया था यहाँ पे मैहर जो सतना जिले से अलग हुआ था। इस प्रकार से आपको पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम डिवीजन्स देखें संभाग, तो मध्य प्रदेश में जो संभाग है, मध्य प्रदेश में संभाग या डिवीजन, तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग में अगर हम देखें, नंबर 1 जबलपुर संभाग, तो जबलपुर डिवीजन। इंग्लिश वाले हो तो बस आपको ऐसे लिखना है जबलपुर। जबलपुर में कितने हैं? 9 जिले हैं। सबसे ज्यादा जिले किसी संभाग में है तो 9 जिले हैं। नंबर 2 पर आप देखोगे इंदौर, इंदौर संभाग, इंदौर डिवीजन में कितने हैं? तो 8 जिले हैं। नंबर 3 पर देखोगे आप उज्जैन, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। नंबर 4 भोपाल, भोपाल संभाग में, सॉरी इसमें के अलावा हम यहाँ पे पहले सागर संभाग उठा लेते हैं। सागर संभाग, सागर संभाग में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। नंबर 5 रीवा संभाग, रीवा डिवीजन में आप देखोगे कितने जिले हैं? 6 जिले। नंबर 6 भोपाल, भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? भोपाल डिवीजन में 5 जिले हैं। नंबर 7 ग्वालियर, ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं? तो ग्वालियर संभाग में आपको 5 जिले मिलेंगे। नंबर 8, नंबर 8 में अगर हम देखें, नंबर 8 तो आपको मिलेगा नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं? तो नर्मदापुरम में आपको मिलेंगे, नर्मदापुरम में जो मिलेंगे 3 जिले मिलेंगे। नंबर 9 चंबल संभाग, चंबल संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे? तो चंबल संभाग में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। नंबर 10 तो शहडोल संभाग, शहडोल संभाग 10वां संभाग और सबसे नया संभाग है शहडोल, और इसमें आपको 3 जिले मिलेंगे, सबसे नया संभाग।
इस तरीके से मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। मनवीर जी, आप PYQs के लिए, MCQs के लिए कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, इवन कोई भी बुक चलेगी, चाहे परीक्षा धाम ले लेना आप, परीक्षा धाम नाम की एक बुक आती है, उसमें भी MCQs अच्छे होंगे, या अरिहंत या पुणेकर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, परीक्षा धाम, अरिहंत, पुणेकर, इसकी एक बुक ले आइएगा आप, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि ADPO के हिसाब से अपने को उस पूरे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, किसके हिसाब से बेटा? ADPO के हिसाब से, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर वाले बैच में, सिविल जज वाले बैच में हैं, तो उसके हिसाब से सिलेबस बस आपको कवर करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, चाहे MPG के हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में तो बहुत विशाल होता है, लेकिन हमें जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने को बाकी जो उसमें चैप्टर दिए होंगे, क्योंकि वो आता है, देखिए, व्यापम और PSC के लिए वो बुक आती है। ठीक है, लेकिन अलग से, क्योंकि सिविल जज की बुक वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो अपने को उसमें आप पुराना पेपर एक डाउनलोड कर लेना, गूगल पे लिखना आप तो ADPO का ओल्ड पेपर, उसमें आप अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से सिलेबस देख लेना और उन टॉपिक्स के MCQ लगाना है आपको। क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की कर रहे हो तो इसके उसी सिलेबस को आपको कवर करना है, क्योंकि टॉपिक्स उसमें होंगे वो व्यापम और PSC के सबके इंक्लूड करके होंगे। तो आपके जो सिविल जज या फिर इसमें प्रोसिक्यूटर या ADPO वाले एग्जाम में जो भी आप देना चाहते हैं, उसमें जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे आप उनको लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे सबसे बड़ा जिला, चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे जिलों में हो, सबसे बड़ा जिला बोला मैंने, संभाग या डिवीजन, तो लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ MP इज जबलपुर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया वाइज ऑल्सो, है ना। तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और जिलों में भी। तो इस प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश में 10 संभाग, और ये मैंने फास्ट रिवीजन आपका करा दिया कि कैसे आपको रिवीजन करना है। 1956 से लेके आज तक हमारे पास 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपको 55 भी ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर देते रहते हैं एक नया जिला बनने वाला है, तो भाई जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अधिसूचना, आप एडवोकेट हैं तो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि अधिसूचना, नोटिफिकेशन जब तक गवर्नमेंट का नहीं आता है तब तक हम उसको ऑफिशियल नहीं मानेंगे। न्यूज़पेपर खबर खूब चलते रहने दो। यहाँ अब तक बिल्कुल एग्जैक्ट 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो आपको एक सुपर हिट रिवीजन मार देना है। ये न्यू अपडेटेड मैप है भैया। प्लीज, आपसे मैंने कल होमवर्क आपको दिया था, तो आपको बस इतना करना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप 55 जिले याद कर लें। मैंने कहा भैया बच्चे गूगल पे शायद ये मैप ना उनको मिले या ना ढूंढे या ना कर पा रहे हो, तो भाई इनको पहले देख देख के आप भरना। ठीक है, हाँ, आप अगर इसको 55 जिले नहीं देख पाते तो आप एक काम कर लीजिएगा कि इन संभाग के हिसाब से भरिएगा कि हमें जबलपुर संभाग के 9 जिले देखने हैं, तो जबलपुर संभाग को उठा लेना आप और 9 जिले जबलपुर के देख लेना। फॉर एग्जांपल ये है जबलपुर, एक ये कटनी है, इसके अंतर्गत डिंडोरी है, इसमें मंडला है सर, इसमें सिवनी है, इसमें बालाघाट है, इसमें पांढुर्ना है, इसमें छिंदवाड़ा है, इसमें नरसिंहपुर है। अगर हम इसको गिने तो आप पाएंगे कटनी 1, जबलपुर 2, मंडला 3, डिंडोरी 4, बालाघाट 5, सिवनी 6, पांढुर्ना 7, छिंदवाड़ा 8, नरसिंहपुर 9। ऐसे करके आप इनको क्या करेंगे बेटा, तो अगर आपको दिक्कत होती है कि 55 एग्जैक्ट पूरे नहीं याद हो रहे हैं, आप संभाग वाइज उठाओ कि भैया हमें आज इस संभाग को अच्छे से करने हैं। ये देखिए, ये जितने जिले हैं ये कहाँ के हैं, जबलपुर संभाग के 9 जिले हैं। ये जबलपुर संभाग के 9 जिले हैं। 9 जिले आपको जबलपुर में ये देखने को मिल जाएंगे, जहां मैंने रेड पेन से मार्क किया है। अच्छा, ऊपर रह गया है भैया कटनी, रुक जाओ। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या कर लेना, ये इस टाइप से आप देखिए, ये कटनी, एक जबलपुर खुद भी है ना, क्योंकि जो जिला है वो संभाग भी है। तो आप ऐसे काउंट करें, अगर कटनी 1, जबलपुर 2, मंडला 3, डिंडोरी 4, नरसिंहपुर 5, सिवनी 6, बालाघाट 7, पांढुर्ना 8 और छिंदवाड़ा 8, पांढुर्ना 9।
ऐसे करके 9। सेम एज आप चले जाइएगा फिर दूसरी ओर कहाँ भाई, तो सर इंदौर संभाग, जो आपने बोला है कि यहाँ पर 8 है, तो दूसरा बड़ा ये देखिए ये है इंदौर है ये। अब इंदौर में भी हम ऐसे देखें तो एक खुद इंदौर हो जाएगा, एक खुद इंदौर के अलावा देखिए इसमें धार है, इसमें झाबुआ है, इसमें अलीराजपुर है, इसमें बड़वानी है, इसमें खरगोन है, इसमें खंडवा है, इसमें बुरहानपुर है। तो एक बार गिन तो लो, ये क्या है, इंदौर संभाग है। तो आप संभाग के हिसाब से भी डिवाइड करके उसको याद कर ले सकते हैं। तो ऐसे भी आपको संभाग के जिले भी याद हो जाएंगे और आपको आसान हो जाएगा। ये है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में आप पाएंगे कि इंदौर संभाग में कितने हैं सर जिले, 8 जिले। फिर गिन लेते हैं एक बार, ज्यादा है तो कौन से भैया, इंदौर 1 स्वयं, इंदौर 1, धार 2, झाबुआ 3, अलीराजपुर 4, बड़वानी 5, खरगोन 6, खंडवा 7, बुरहानपुर 8। ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। फिर उज्जैन में 7 देखे हैं, तो भाई उज्जैन के साथ आप देखिएगा ये उज्जैन है। उज्जैन में 7, तो एक उज्जैन, एक रतलाम, एक मंदसौर, एक देवास, ध्यान रखना इंदौर में नहीं आता है देवास उज्जैन संभाग में आता है, एक शाजापुर, एक आगरमालवा, एक नीमच। तो यहां से उठाना आप और इसको समझ लेना कि ये क्या है भाई, ये अपना उज्जैन संभाग वाला क्षेत्र है। ये है उज्जैन डिवीजन। अगर हम देखें तो यहां पर उज्जैन संभाग में 7 जिले जो मैंने बताए हैं, आप ऐसे उज्जैन के याद कर लेना, संभाग वाइज भर के देखना तो भी आपको याद हो जाएंगे। गिन लेते हैं, उज्जैन 1, देवास 2, शाजापुर 3, रतलाम 4, आगरमालवा 5, मंदसौर 6, नीमच 7। हो गए 7। ऐसे याद कर लेना आप थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पूरा मैप आपको मैं देके जा रहा हूं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। होमवर्क क्या है, आप एक 200 पेज की कम से कम अच्छी वाइट पेज की लेके आना, 200 पेज की कॉपी, और ये ले ही लेना, डिले मत करना, क्योंकि नोट्स बनाने हैं आपको। 200 पेज की एक कॉपी लेना है और कलरफुल पेन लेना है आपको, 2-3 कलरफुल पेन, जिससे आपका थोड़ा क्या होगा, आपने देखा होगा मेरी राइटिंग आपको अच्छी लगी नहीं लगी, तो थोड़ा सा रंगा रंग करते रहो अपने इसको, जिससे आपका मन लगे पढ़ने में। अगर आप मन लगाना चाहते हैं तो थोड़ा एट्रैक्टिव आपकी कॉपी भी होनी चाहिए, जिससे आपका, आप भी जानते हैं कोई चीज सुंदर होती है तभी उसको देखने, निहारने और पढ़ने का मन करता है। कहीं भी हो, सब कोई मन को लुभावनी चीज देखता है, तो स्वयं की जो पढ़ने वाली चीज है उसको अपने को अच्छा लुभावना करना है। रिवीजन आज ही जो पढ़ा उसका उसी दिन रिवीजन, और क्लास नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वही आपको नोट डाउन साथ में करो, बाद में करो, जब आपको करना है। और एक काम और करना है जो मैंने बताया था कि भाई 15 से 20 एमपी के मैप, मध्य प्रदेश के मैप, पॉलिटिकल मैप मैंने कल बताया था कि मैप 2 रुपए वाले, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, 2 रुपए वाले पॉलिटिकल मैप कहा जाता है, जिसमें बाउंड्री बनी होगी 55 जिलों की, लिखे नहीं होंगे उसमें जिले, खाली होगा बस बाउंड्री उसमें बनी होगी, ठीक है। और इनको बार बार बिना देखे भरो, बार बार बिना देखे, पहले एक बार देख लेना और बार बार बिना देखे उन जिले भरो। इससे क्या होगा, 55 जिले जो हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में, 55 जिले याद हो जाएंगे आपको विद लोकेशन कि किसके बगल में कौन सा जिला। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप 1-2 बार तो देख के भरना, फिर आप लगातार बिना भरेगा। दृष्टि जी आप क्या करना, ये आपको मैंने पहले दे दिया, पहले अच्छे से देखना है इसको। मैंने बोला है कि 55 जिले मत देखो, संभाग की तरह देखो। पहले आप बिल्कुल भी ये बनाओ ही मत मूड की 55 जिले याद करना है। आप तो ध्यान रखो कि जबलपुर के 9 हमें याद करने हैं। इस मैप को मोबाइल में खोल लेना और जो ब्लैंक 2 रुपए वाला मैप लाओगे आप, उसमें पहले एक बार देख के भरना कि बालाघाट ये है, मंडला ये है, 1-2 मैप देख देख के भरना। जब आप 1-2 मैप ऐसे संभाग वाइज याद करना आप इसको,
डिविजन्स के हिसाब से याद करना तो और आसान हो जाएगा, संभाग के हिसाब से। ठीक है, संभाग के हिसाब से आप उनको याद करना। फिर आप क्या करना कि उनको जब 2 मैप भर लो, बंद कर देना मोबाइल को, और इस मैप को जो मैंने आपको दिखाया इसको बंद कर देना। फिर ट्राई करना कि जबलपुर संभाग बिना देखे आपको याद हो जाए। विक्रांत, जिलों की लोकेशन भी क्वेश्चन में आएंगे क्या? मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी दमोह जिले के संग्रामपुर में है। अब तुम कह रहे हो दमोह जिला कहां है, तो अगर मैप याद है, तुम दमोह तो जा नहीं सकते, संग्रामपुर की चोटी तो देखने नहीं जा सकते, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर, लेकिन तुम्हारे मैप में दिमाग लोकेशन सीधा दमोह में पहुंच जाएगा दिमाग। तो 55 जिले अपन नहीं जा सकते। मैं बोल रहा हूं इंदौर में ऐसी चीजें, इंदौर आप कभी गई नहीं हो, इंदौर तो रटना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं जिले याद कराता हूं। कोई भी चैप्टर होगा आगे जितने, मैं कह रहा हूं बालाघाट में तांबा मिलता है, तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम कह रहे होगा दुनिया में कहीं, यूएस में, इंग्लैंड में, क्या पता कहां है पृथ्वी पे। तो इमेजिनेशन करने के लिए, दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए जिससे याद करने में आसानी हो, रटना ना पड़े कि ये है देखो बालाघाट, यहां है छत्तीसगढ़, नक्सली यहां पर घूमते होंगे क्योंकि घने जंगल और खान या माइंस यहां है, तांबा, लोहा और मैग्नीज ये सब यहां पाया जाता है। तो जिलों से सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। मैं बोलूंगा आप समझ जाएंगे। मैं बोलूंगा कि भाई मालवा के अंतर्गत उज्जैन जिले में खूब सोयाबीन होता है, दिमाग में ही नहीं आ रहा उज्जैन कहां है, उस तरफ है कहां है। तो इस सारे टॉपिक आसान बनाने के लिए ये काम आपको करना है और करना ही है, रटना मना है। बेसिक कंसेप्ट उठाओ, पूरा इमेजिनेशन आपको दिमाग में हो, कभी रटना नहीं पड़े तो फिर उससे रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती बार बार। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अच्छे से आप प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, और जो होमवर्क है एक ही जो मैं कल से भी बोला था, प्लीज 55 जिले 55 डिस्ट्रिक्ट विद लोकेशन आपको बिल्कुल दिमाग में मैप याद हो जाए, इस लेवल पे उनको भरना है। जब 5-7 मैप आप भरोगे, 1-2 देख के और 5-7 बिना देखे, मैं बोल रहा हूं आपको खुद बनाने लगोगे कि आप बताने लगोगे कि सर इसके बगल में ये जिला है, और वो आपको सारे टॉपिक जितने हम पढ़ने वाले हैं हर टॉपिक में मैं याद दिलाऊंगा। मैं बोलूंगा कर्क रेखा पर कौन कौन कितने जिले हैं, तो रटना नहीं है। अच्छा मनवीर सिंह, मैं पढ़ा हूं, क्या बात है मनवीर, तो मतलब तुम मुझे यहाँ ढूंढ ही लिए हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मिल गया ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? चलिए ठीक है। तो यहां पे ये जो विशेष क्लासेस हैं ये अपनी प्रोसिक्यूटर और एडीपीओ से संबंधित हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को आप तो, क्योंकि इसलिए मैं ये बोला कि आप तो अब समझदार हो चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे, इस स्थिति में आ गए हैं, एडवोकेट भी होंगे ही होंगे सब लोग, लगभग कुछ की रनिंग चल रही होगी, तो आप में समझदारी वो आ गई होगी, है ना। तो आप अच्छे से चीज़ों को वहाँ पे कवर करते चलिए, और कोई दिक्कत आती तो मैं हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये काम आपको जरूर कर लेना है कि 55 जिले विद लोकेशन। रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आगे मुझे समझाने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी इजीली समझ में आता जाएगा सब कुछ। तो 55 जिले विद लोकेशन कल तक याद कैसे होंगे वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, सभी का शुक्रिया।